हुँ। तो लास्ट क्लास में हमने किर्चॉफ लॉ लगाना सीख लिया था और कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। और लास्ट में मैंने ये कुछ 5 फॉर्म बताई थी जो आपके बुक में भी दी गई हैं। और उन 5 फॉर्म में से ये जो पहली 2 फॉर्म है वो मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे की जो 3 फॉर्म है वो इन्हीं दोनों पे डिपेंडेंट है। तो एक बार मैं इसको रिवाइज़ कराता हूँ। हालाँकि ये वाली चीज़ आज की क्लास में यूज़ नहीं होगी, लेकिन जो नॉर्टन थ्योरम वगैरह आएगी वहाँ यूज़ होगी। तो एक बार जल्दी से देखते हैं कि यहाँ एक वोल्टमीटर है, इसको आप वोल्टमीटर या ईएमएफ कहिए तो ज़्यादा अच्छा है। कोई बैटरी, एक सोर्स लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस R1 है और ये R2, एक ही लूप है। तो आप देखिए, यहाँ से जो भी करंट जाएगा वही करंट इसमें फ्लो होगा। तो लास्ट क्लास में हमने बताया था, अगर करंट सेम है इट मीन्स कि वो दोनों किस में है, सीरीज में है। तो यहाँ अगर आपको आई करंट पता करना है, क्योंकि सेम करंट दोनों में फ्लो कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये आई करंट निकले। तो जो प्रॉपर एक तरीका है वो है किर्चॉफ लॉ। किर्चॉफ लॉ क्या कहता है? वोल्टेज लॉ, कि पहले यहाँ प्लस प्लेट से चले तो वी एस लिखिए, फिर यहाँ पे ये वोल्ट कुछ कम होगा और रेजिस्टेंस की वजह से तो हम ऑब्वियसली नेगेटिव, और इसमें जो भी करंट आपने लिया है सपोज आई, तो R1 आई, फिर यहाँ से फ्लो होके गया तो ये R2 आई और इक्वल टू में ज़ीरो, क्योंकि जहाँ किर्चॉफ वोल्टेज लॉ कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से वी एस की वैल्यू निकाली तो ये आ रही है R1 + R2 आई। हम वैसे देखा जाए तो इंटरेस्टेड थे कि इस जगह कितना वोल्टेज है। तो इस जगह कितना वोल्टेज होगा, जो भी V है और उसमें जो रेजिस्टेंस है उसमें उसके करंट का मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो V2 की वैल्यू आई है R2 आई, ये यहाँ पुट कर दीजिए, मतलब ये I एक तरह से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, उसमें हम V2 पुट करेंगे और B2, फिर BS और B2 में एक इक्वेशन बन जाएगी, और वहाँ से मैं B2 की इक्वेशन निकाल लूँगा। तो वो बनेगी BS R2/R1 + R2। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा आगे के लिए, तो थोड़ा क्वेश्चन हमारा जल्दी से हो जाएगा। तो आगे से जब भी इस तरह का सर्किट दिखे और इस वाले वायर में अगर मुझे V2 यानी वोल्टेज निकालना है, तो जितने का ईएमएफ है वो यहाँ लिखिए, फिर जिसमें हम निकाल रहे हैं वो रेजिस्टेंस ऊपर, और इन दोनों का सम, इसको हम वोल्टेज डिवाइडर एक्शन भी बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जब करंट यानी कि करंट सोर्स लगा रखा है, लेकिन इस बार ये जो रेजिस्टेंस है वो पहले यहाँ सीरीज में था, अब वो कहाँ जुड़ा है, पैरेलल में। तो पैरेलल में जब होता है तो करंट डिवाइड हो जाता है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ कोई करंट जा रहा है I1, क्यों, और यहाँ से ये IS करंट आया, I1 करंट इधर, और इधर कितना है ये I2, अलग अलग हो गए पैरेलल। तो किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से इस पॉइंट पे अगर नोड लगाएंगे तो आउटगोइंग कौन कौन है, मतलब ये IS है जो कि दो टुकड़ों में बट गया, एक I1 और I2। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं IS इक्वल टू I1 + I2। तो I1 कैसे निकालेंगे, जो यहाँ वोल्टेज है, क्योंकि V = IR, ये मेन फॉर्मूला अभी आप लोगों के लिए है। तो यहाँ I1 की वैल्यू क्या होगी, V/R। तो यहाँ वोल्टेज कितना है V, तो V, रेजिस्टेंस कितना है R1, तो R1। फिर इसी तरह से I2 निकाला, तो यहाँ वोल्टेज कितना है V, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि पैरेलल में करंट अलग अलग हो जाता है लेकिन वोल्टेज सेम रहता है, और सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं। तो वोल्टेज V हो गया और रेजिस्टेंस कितना है R2। अब इसी तरह से मैंने यहाँ से I2 निकाला सिर्फ इसके केस में, तो V/R2 ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे I2 की। तो वो इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी, यानी IS R1/R1 + R2। तो ये दो मेन हैं, इसको हम करंट डिवाइडर एक्शन बोलते हैं। तो जब यूज़ होगा तो मैं हो सकता है आगे की क्लासेस में भी एक दो बार और इन दोनों को मैं रिपीट करूं, क्योंकि न्यूमेरिकल में मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करूंगा इस वजह से। तो आप इस फिगर को अच्छे से दिमाग में नक्शा की तरह बना लीजिए, और इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक दो बार और बताऊंगा क्लासेस में तो ये यूज़ हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं। वैसे तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है बहुत बड़ा टॉपिक है, और आपके इग्नू में पता नहीं क्या सिलेबस इन लोगों ने किस तरह से डिज़ाइन किया है कि सिलेबस में डाला नहीं है वो टॉपिक, और न्यूमेरिकल्स में वो चीज़ यूज़ करवा देते हैं। जैसे नोडल एनालिसिस वगैरह बहुत टॉपिक, बहुत थ्योरम्स इन्होंने हटा दिए हैं, लेकिन न्यूमेरिकल ऐसे दे रखे हैं, जब मैं सॉल्व करके देख रहा था तो उनमें न्यूमेरिकल्स में वो चीज़ यूज़ हो रही हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे नोडल एनालिसिस है, ये आपके टॉपिक में नहीं दिया है, लेकिन जब अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो बिना नोडल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट के आपको वो समझ ही नहीं आएगा। न्यूमेरिकल आप चाहे उनका हिंट देखें या एग्जाम्पल देखें, कुछ वहाँ समझ नहीं आएगा।
तो इसलिए जो चीज़ों के बगैर वो नहीं हो पाएगा और इम्पोर्टेंट है तो मैं उनको अलग से बता रहा हूँ, और मैं बताता भी जाऊँगा कि ये टॉपिक हमारी बुक में नहीं दिया है लेकिन न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, जितना ज़रूरत है उतना हम लोग पढ़ेंगे। तो नोडल एनालिसिस के हिसाब से क्या है देखिए, और कुछ चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट भी करेंगे क्योंकि आपकी बुक में है नहीं वो चीज़ें। तो मैं जिस बुक से ये स्क्रीनशॉट लगा के पढ़ा रहा हूँ उसमें अलग कॉन्सेप्ट लिया गया है। जैसे केसीएल मैंने आपको बताया था, केसीएल में क्या होता है कि जैसे ये पॉइंट है कि यहाँ पे इनकमिंग जो है करंट, और ये सपोज आउटगोइंग है इस तरह से। तो ये इनकमिंग में कौन है, I1, I2, I3, I4। तो मैंने आपको अपने हिसाब से क्या बताया था कि जो इनकमिंग करंट हैं यानी कि उनको प्लस लीजिए, यानी कि I1 प्लस I2, और जो आउटगोइंग करंट हैं उनको माइनस I3, क्योंकि वो जो बाहर जा रहे हैं तो याद रखना थोड़ा ईजी है। तो माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। अब वहीं दूसरी बुक वाले क्या करेंगे, अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। अब दूसरी बुक्स वाले क्या करते हैं, इसी चीज़ को अब वो अपनी कन्वेंशन बना लेंगे। वो कहेंगे कि नहीं, हम लोग इनकमिंग को नेगेटिव साइन देंगे और आउटगोइंग को पॉजिटिव। तो उस बुक के हिसाब से इनकमिंग में कौन आएगा, -I1, फिर ये -I2, फिर ये आउटगोइंग है तो पॉजिटिव प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। इनको राइट साइड में भेज दीजिए नेगेटिव चीज़। तो I3 प्लस I4 इक्वल टू I1 प्लस I2। तो देखिए दोनों चीज़ें हैं सेम, लेकिन दिक्कत अब ये आ जाती है कि अगर मैं एक ही बुक प्रेफरेंस लेके चलूँ तो वो टॉपिक आपके कुछ मिल रहे हैं, कुछ दूसरी बुक में मिल रहे हैं। तो इस वजह से दोनों 2-3 बुक में रेफ़र करके तब ये पढ़ा रहा हूँ। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग कन्वेंशन ले रखी हैं, तो वहाँ मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊँगा कि इस वाले जो मैं टॉपिक जहाँ से पढ़ा रहा हूँ उसमें ये कन्वेंशन है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि मिक्स हो रहा है, मैं इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि इग्नू की बुक में वो चीज़ दी ही नहीं है, और न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज़ कर लिया है, जो कि आप समझ भी नहीं पाओगे अगर उनके न्यूमेरिकल देखोगे कि ये लाइन इन्होंने कहाँ से लिख दी है। ठीक है, तो जैसे कि ये नोडल एनालिसिस जैसा कि मैंने बताया इग्नू की बुक में नहीं है लेकिन दूसरी बुक में है, लेकिन यहाँ जो साइन कन्वेंशन है वो ये उल्टी वाली लगा दी है कि इन्होंने इनकमिंग वाले को नेगेटिव लिखेंगे और आउटगोइंग वाले को पॉजिटिव लिखेंगे। तो जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो एक ही कॉन्सेप्ट, मतलब देख थोड़ा होशियारी से देखना कि आप क्या अप्लाई कर रहे हो। तो लेकिन नोडल एनालिसिस एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जब ये न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी आंसर दे देता है। जैसे कि प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे ये नोड है, नोड का मतलब होता है जंक्शन पॉइंट। जैसे ये B1 यहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट है, ये B2 है और ये B3 है। मेन फॉर्मूला जैसे मैंने आई का फॉर्मूला आपको बता दिया है, वोल्टेज और अपॉन में रेजिस्टेंस। तो मैं इस जगह पे ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग है। तो देखिए कुछ साइन कन्वेंशन यहाँ दी नहीं है, तो आप इसको मानिए एक तरह से इनिशियल पॉइंट, मतलब B1 पे हम निकाल रहे हैं। तो इस साइड में देखिए, इस साइड में, और ये 3 डायरेक्शन है। तो V1 पे ये जो वायर है वो Z1, ये रेजिस्टेंस का बॉक्स बनाया है, वही सेम चीज़। अब रेजिस्टेंस नॉर्मली देखा जाए तो 90% बुक्स में रेजिस्टेंसेस को ऐसे दिखाते हैं, लेकिन कुछ जो बुक्स हैं स्टैंडर्ड उनमें इस तरह से भी दिखाया गया है। तो कोई बात नहीं, आपको वो मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये V1 है और ये रेजिस्टेंस है कितना, Z1, और यहाँ ईएमएफ लगा रखा है जिसका वोल्टेज कितना है, Vs। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी वायर में रेजिस्टेंस के बाद में वोल्टेज आता है तो ऑब्वियसली कुछ वोल्टेज यहाँ खर्च हो जाता है। तो यहाँ जो वोल्टेज होगा वो, जैसे यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस यूज़ हो गया, वो वोल्टेज यूज़ हो गया, तो क्या यहाँ पे भी 10 वोल्ट रहेगा? तो आंसर है नो, कुछ खर्च हो गया। तो इस वजह से हम इस पॉइंट पे, कहाँ, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो देखना चाहते हैं। तो वो कैसे देखेंगे कि यहाँ वोल्टेज कितना है, V1, तो हमने यहाँ लिखा V1, फिर यहाँ कितना वोल्टेज है, Vs, तो माइनस पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इन दोनों के पॉइंट जो एंड पॉइंट हैं उनके बीच में पोटेंशियल कितना है, डिफरेंस कितना है, तो B1 माइनस Bs। फिर देखिए ये वायर आगे कहाँ तक गया है, हो सकता है कि ये वायर जब आगे बढ़ा है तो वहाँ एक और बैटरी लगा रखी हो, तो फिर हम B1 में से Bs माइनस करेंगे, फिर Bs में से उसको माइनस करेंगे। ऑब्वियसली प्लेट देखते जाएंगे, अगर यहाँ बैटरी की प्लेट जैसे Vs1 है और पॉजिटिव प्लेट पहले है और नेगेटिव ये, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि B1 में से जब ये माइनस करो तो ये प्लेट देख लीजिए कैसी है, ये प्लस है तो इसलिए साइन चेंज कर दो, यानी B1 माइनस Bs। यहाँ पे भी अगर ये Bs1 जो प्लेट है उसकी पहली प्लेट
प्लस मिलती तो माइनस का जो भी वोल्टेज होता है यहाँ पे वो लिखते हैं, फिर आगे और होता तो वो कनेक्ट करते जाते जब तक कि एक लूप मतलब ना बन जाए ऐसे। अब लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि ये जो प्लेट है वो किससे कनेक्ट है, अर्थ से। और अर्थ से कनेक्ट होने का मतलब होता है कि वहाँ जो वोल्टेज है एक तरह से वो कितना है, जीरो। ये चीज़ बहुत जगह यूज होगी, ये अर्थ का साइन है, अर्थिंग जिसको बोलते हैं, तो ये अर्थिंग का साइन है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो हमेशा जीरो। तो देखिए मैं इस पॉइंट पे पता करना चाहता था, तो इस डायरेक्शन में इस रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट्स पे B1 है और इधर BS है, तो क्या लिखेंगे हम, B1 माइनस BS। अब देखिए करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। तो ये वोल्टेज लिख दिया ऊपर, फिर अपॉन में इसके बीच में रेजिस्टेंस कितना है, Z1, तो ये Z1 लिखा। फिर ये तो होगी एक डायरेक्शन की बात। अब इस B1 से और कौन कनेक्ट है, तो ये Z2। तो Z2 के एंड पॉइंट पर देखिए यहाँ वोल्टेज क्या है, तो क्योंकि ये वाला हिस्सा किससे कनेक्ट है, डायरेक्टली अर्थ से, तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा, जीरो। तो ऊपर कितना है, V1, तो यहाँ लिखेंगे V1 माइनस जीरो अपॉन में Z2। फिर इस B1 से कनेक्ट और क्या क्या है, तो इस वाले से Z3 कनेक्ट है, और उस Z3 के एंड पॉइंट पे क्या वोल्टेज है, B2, और इनिशियल पॉइंट पे क्या है, B1, तो हम क्या लिखेंगे, V1 माइनस B2 और अपॉन में Z3 जो भी ये रेजिस्टेंस है, और इक्वल टू जीरो। मतलब हम सिर्फ इस नोड की बात कर रहे थे, ये आगे क्या हो रहा है वो हम बाद में देखेंगे। हम सिर्फ इस जंक्शन की बात कर रहे थे, तो इस जंक्शन पे ये तीन चीजें हैं। अब इनमें कौन इनकमिंग है कौन आउटगोइंग है आप उसकी चिंता छोड़िए, सिंपल ऐसे देखिए कि B1 पे ये पहले आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, B1 माइनस BS, और ये BS क्योंकि बैटरी से अर्थ से कनेक्टेड है, तो V1 माइनस BS माइनस जीरो अपॉन में Z1। फिर इस B1 से कौन कनेक्टेड है, Z2, जो Z2 के एंड पॉइंट पे वोल्टेज कितना है, जीरो, तो V1 माइनस जीरो, और जो भी वोल्टेज है मतलब जो भी रेजिस्टेंस है Z2। फिर B1 से कौन कनेक्ट है, Z3, और Z3 का एंड पॉइंट क्या है वोल्टेज का, V2, तो V1 माइनस B2 अपॉन में Z3, और हमेशा इक्वल टू जीरो कर दीजिए। ये मैंने लाइन यहाँ हाईलाइट इसीलिए की है स्पेशली अलग से, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इनकमिंग और आउटगोइंग करंट वाला जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था वो भी सही था कि इनकमिंग को मैं क्या ले रहा था, पॉजिटिव साइन, और आउटगोइंग को नेगेटिव साइन। तो यहाँ रेड लाइट करने का मतलब यही है कि जब भी आप नोडल वाले कॉन्सेप्ट से कर रहे हो तो वहाँ पे जो लीविंग करंट होगा उसको आपने क्या लेना है, पॉजिटिव। तो और इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो जब नोडल एनालिसिस कर रहे हैं तो लीविंग करंट को पॉजिटिव लेना है और एंटरिंग करंट को नेगेटिव लेना है। चलिए अब, तो ये नोड 1 वाला कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। अब आते हैं B2 पे। तो B2 पे क्या होना चाहिए, बहुत ईजी है। B2 से जो जो कनेक्टेड हैं B2 से, अब उसका कॉन्सेप्ट लिखिए। तो अब आप ये मत सोचना कि ये जो नोड 1 है या जंक्शन 1 है इसमें तो Z3 काउंट हो गया, तो कोई बात नहीं, वो अपना एक अलग जंक्शन था। अब इस B2 से ऑब्वियसली B1 B2 से कनेक्ट है, तो ये Z3 का रोल B1 वाले जंक्शन में भी होगा, मतलब 1 वाले जंक्शन पे भी होगा और 2 वाले पे भी होगा। तो वहाँ ऐसा मत सोचना, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको लगता है कि Z3 इधर कनेक्ट हो गया, मतलब इसका एक तरह से उनको लगता है कि Z3 का सॉल्यूशन हमें इस वाली जंक्शन पे मिल गया, तो इस Z3 को यहाँ नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। B1 से जो जो कनेक्ट है उसकी इक्वेशन ये कैसे बनी है मैंने अच्छे से बता दी है। अब आते हैं B2 पे। तो B2 से फिर से वही चीज़ देखो, इस जंक्शन पे कौन कौन कनेक्टेड है। तो B2 से कनेक्ट है ये Z3, और Z3 का एंड पॉइंट क्या है, V1, तो हम यहाँ लिखेंगे B2 माइनस B1 और अपॉन में Z3। फिर V2 से कौन कनेक्ट है, Z4, तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि ये अर्थ से कनेक्ट है तो जीरो, तो B2 माइनस जीरो और अपॉन में Z4, तो B2 माइनस जीरो अपॉन Z4। और B2 से कौन कनेक्ट है, Z5, जो कि जिसका एंड पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, B3, तो यहाँ लिखेंगे B2 माइनस B3 अपॉन में Z5। और इस जंक्शन 2 पे अब और कोई कनेक्टेड नहीं है, तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट जीरो। अब आते हैं जंक्शन 3 पे। तो इस पे भी तीन चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो पहले B3 माइनस B2 अपॉन में Z5, तो B3 माइनस B2 अपॉन में Z5। फिर B3 ये वाला हिस्सा अर्थ से कनेक्ट है तो जीरो हो जाएगा, तो B3 माइनस जीरो अपॉन Z6, तो B3 माइनस जीरो अपॉन Z6। अब लास्ट पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये Z7 कनेक्ट है लेकिन यहाँ कोई वोल्टेज वगैरह नहीं दे रखा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, Z7 का नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स दे रखा है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, भले ही यहाँ Z7 है लेकिन क्योंकि यहाँ V3 है और यहाँ करंट सोर्स दे रखा है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा जो लीविंग करंट है उसको पॉजिटिव
और जो एंटरिंग करंट होगा उसको नेगेटिव। तो देखिए ये आई एस जो करंट है वो इस तरफ फ्लो होके आ रहा है, एक तरह से ये इधर एंटरिंग पॉइंट है। तो एंटरिंग को हम नोडल एनालिसिस में उल्टा कर देते हैं, मतलब ये एंटरिंग करंट है तो इसका साइन कैसे लेंगे, नेगेटिव। तो आई एस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का आई एस इक्वल टू जीरो। तो ये चीज़ें, हालांकि ये डेरिवेशन था पूरा, तो मैंने वो पूरा नहीं लिखा है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें अपने सिलेबस के हिसाब से बस इतना पता होना चाहिए कि अगर इस तरह के जंक्शन बन रहे हैं और वोल्टेज और रजिस्टेंसेस दे रखे हैं, तो वहाँ पे हम KCL कैसे लगाते हैं। KCL का मतलब क्या होता था, करंट, और करंट का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, V अपॉन में R। तो हमने उसको वोल्टेज और रेजिस्टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करके ये इक्वेशंस प्रिपेयर किए हैं। अब आगे की जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैं बार बार कह रहा था शुरू से, इस चैप्टर के स्टार्टिंग से, कि एक सुपरपोजिशन थ्योरम आएगी, थेवेनिन थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम है। उनमें ये नोडल एनालिसिस करने से भी इक्वेशन और क्वेश्चन हमारा बहुत ईजी हो जाएगा। तो एक बात दोबारा से जल्दी बताता हूँ। जंक्शन 1 है, उसमें जितने भी वायर कनेक्टेड हैं उनका वोल्टेज डिफरेंस और अपॉन में उसका रेजिस्टेंस लिखिए। ऐसे ही जंक्शन 2 पे करना है, लेकिन जंक्शन 3 पे यहाँ करंट सोर्स लग गया, तो करंट सोर्स जब भी बीच में आ जाएगा तो अब Z7 का कोई रोल नहीं है। सिंपल हम देख लेंगे कि यहाँ कितना करंट आ रहा है। तो क्योंकि ये ऊपर की ओर साइन है, मतलब ये इनकमिंग करंट है, और नोडल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो एंटरिंग करंट को हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे माइनस का आई एस इक्वल टू ज़ीरो। तो ये सिर्फ, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ सीखने के लिए है। आगे इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम अपने क्वेश्चंस में देखेंगे, जो इग्नू के क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट की बात मैंने पिछली क्लास में भी की थी, लेकिन जब हम यहाँ न्यूमेरिकल करेंगे तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो ओपन सर्किट का मीनिंग होता है, जैसे हमारे घर में जो स्विच लगे होते हैं, तो अगर हम उसको ऑन करते हैं तो मतलब करंट फ्लो करता है, ऑफ करते हैं तो वो ओपन सर्किट की सिचुएशन है, मतलब जब करंट को ही हम ब्लॉक कर दें तो इसका मतलब क्या है, नो करंट। अब एक्चुअल में जब हम डायग्राम में क्वेश्चन कर रहे होंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा कि हमें लूप को ही सीधा सीधा रिमूव कर देंगे जहां करंट सोर्स है। एक बार दोबारा सुनिए, जब हम कंडीशन क्या पढ़ रहे हैं कि ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट का मीनिंग होता है कि पहली बात तो करंट फ्लो नहीं होगा, और दूसरी बात कि जो हम लूप बना के इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो करंट सोर्स है उसको कंटेन करने वाला पूरा लूप ही हटा देंगे, पूरा वायर एक तरह से हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि नो करंट। लेकिन एक चीज़ है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। अच्छा पहले शॉर्ट सर्किट बता देता हूँ, फिर प्रॉब्लम बताता हूँ कि स्टूडेंट्स को क्या लगता है जब वो ठीक से नहीं पढ़ते हैं। शॉर्ट सर्किट का मीनिंग है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने करंट सोर्स को हटा दिया, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को हटा देंगे, लेकिन वोल्टेज सोर्स को हटाने के बाद वहाँ लगाएंगे क्या, तो उसको एक सिंपल वायर से अटैच कर देंगे। जैसे अगर देखा जाए तो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप अपने घर पे भी देखेंगे तो फैन हो गया और हीटर हो गया या रेफ्रिजरेटर है या बल्ब है, तो जब उनके दो वायर्स को ऐसे कनेक्ट किया जाता है तो इनके बीच में क्या लगाया जाता है, मतलब ये प्लस पॉइंट और ये एंड पॉइंट है, तो इनको एक रजिस्टेंस से कनेक्ट किया जाता है। अब ये जो चीज़ है, जो भी एक ऐसा नेटवर्क कनेक्शन यहाँ प्रिपेयर किया जाता है कि वो लाइट एनर्जी दे, तो बल्ब वगैरह हो गया। अगर वो मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है तो मतलब फैन बन गया। तो ये जो चीज़ प्लस और माइनस को कनेक्ट करने वाली चीज़ है, वो एक नेटवर्क ऑफ कनेक्शंस होता है जो एक स्पेशल काम करता है। जैसे कि प्रेस हो गई तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो बीच में मैंने रेजिस्टेंस जोड़ के समझाना चाह रहा हूँ, एक्चुअल में यहाँ क्या है, बहुत सारे चीज़ों का एक नेटवर्क है, मतलब कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टेंसेस, उस तरह से। तो ये प्लस और माइनस वाले चीज़ को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया गया है, उसके बीच में अलग अलग कनेक्शन तैयार करके मतलब रेजिस्टेंसेस, कैपेसिटर वगैरह कनेक्ट करके उनको एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए बनाया गया है कि भाई तुम लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करो और ये मैकेनिकल एनर्जी, इस तरह से। लेकिन क्या हो कि अगर मैं ये प्लस और माइनस को डायरेक्टली अटैच कर दूं, मतलब बिना रेजिस्टेंस के सीधा एक वायर से कनेक्ट कर दूं, तो एक बहुत, मतलब शॉर्ट सर्किट उसी को बोलते हैं। एकदम से करंट लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होगा और एकदम से ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब ये वायर जो है पिघल जाएगा, और जो आपके घर में एमसीवी वगैरह लगे होते हैं वो इसीलिए डाउन होता है क्योंकि उतना एकदम से हैवी करंट फ्लो होगा। तो ये जो भी वायर होगा वो, मतलब एमसीबी में जो लगा होता है उसका कॉन्सेप्ट यही है कि वो उसका इतना टेम्परेचर हो जाता है कि वो पिघल जाता है और ब्रेक हो जाता है। तो उससे क्या होता है, आपके घर में जो और अप्लायंसेस हैं वो ख़राब नहीं होते हैं।
तो यहाँ शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि जब हम अपने क्वेश्चन में कर रहे होंगे तो करंट सोर्स तो हम पूरा ही हटा देते हैं, रिमूव ही कर देते हैं ओपन सर्किट के अंदर। लेकिन शॉर्ट सर्किट के केस में वोल्टेज सोर्स को हटा के उसकी जगह हम क्या करेंगे, एक सिंपल वायर कनेक्ट कर देंगे। तो उसका मीनिंग हो जाएगा कि वहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने, मतलब एक सिंपल सी एक वायर कनेक्ट कर दी है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना। अब मैं बात कर रहा था कि जो स्टूडेंट पढ़ते नहीं है ठीक से, तो उनको यही लगता है ओपन सोर्स का मतलब करंट सोर्स को रिमूव कर दो, और शॉर्ट सर्किट का मतलब वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर दो। है तो वैसा ही, लेकिन वोल्टेज सोर्स को यहाँ रिमूव करके उसको एक सिंपल वायर से अटैच भी किया जाता है। तो एक लूप लूप नहीं हटता इस वाले केस में, लेकिन ऊपर वाले केस में लूप ही हट जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब आते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम पे। सुपरपोजिशन थ्योरम एक्चुअल में है क्या, वो समझने से पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। क्या है ये न्यूमेरिकल, कि यहाँ पे फाइंड करंट थ्रू 4 ohm। देखो यहाँ एक बैटरी कनेक्टेड है और एक करंट सोर्स कनेक्टेड है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम काम भी तभी करती है, मतलब अप्लाई भी तभी की जाती है, जब एक नेटवर्क एनालिसिस में, मतलब नेटवर्क में एक दो या दो से ज़्यादा, जैसे यहाँ बैटरी सोर्स लगा दिया, करंट सोर्स लगा दिया, मतलब दो या दो से ज़्यादा बैटरी सोर्सेज या करंट सोर्सेज जुड़े हों, तो वहाँ सुपरपोजिशन थ्योरम आ जाती है। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। सुपरपोजिशन हम जैसे कि सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ते हैं PHE 7 वगैरह में, एनर्जीज भी पढ़ते हैं। तो वहाँ क्या था एक्चुअल मीनिंग सुपरपोजिशन का, तो वहाँ यही तो मीनिंग होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है Q, इसको हम सोर्स चार्ज मान लेते हैं, और इसके पास में बहुत सारे Q1 Q2 नाम के छोटे छोटे टेस्ट चार्जेस हैं। तो इनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या रिपल्सन लग रहा है वो सपोज F1 है, इसके बीच में F2 है, इसके बीच में F3 है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वहाँ क्या कहता था कि ये जो इन पे इस Q पर जो टोटल F लग रहा है वो इन सबके सम के वेक्टर सम के बराबर है, मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 इस तरह से है। इसी तरह से एनर्जी का होता था, और इसी तरह से और भी सुपरपोजिशन, जैसे अगर मैकेनिक्स पढ़ेंगे हम वेव थ्योरी वगैरह, तो वहाँ पे भी इसी तरह से काम करता है। सेम कुछ यहाँ भी है। यहाँ क्या कहता है, डिटेल में तो अभी मैं नीचे बताऊंगा। यहाँ कहता है कि आप जब ये किसी भी नेटवर्क में हैं, तो और दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज जुड़े हुए हैं, तो एक एक करके काम कीजिए। एक एक करके काम करने का मतलब एक सोर्स को एक्टिव रखिए, बाकी सबको डीएक्टिवेट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ 10 वोल्ट भी है और 1 एम्पियर वाला भी है, तो इसको पहले एक्टिवेट कीजिए और इसको डीएक्टिवेट कर दीजिए। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसको आप डीएक्टिवेट कर रहे हैं वो है कौन, तो ये करंट सोर्स है। और करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने का मतलब है, करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने का मतलब है ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट का मतलब है कि करंट सोर्स को वाले लूप को ही हटा दो। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा फिगर यहाँ से हटा देंगे और बस इतने डायग्राम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इस वाले जो भी इन दोनों का कॉमन है या जो भी है, जैसे यहाँ पे करंट हमने निकाल लिया I1। अब आते हैं, जैसे कि सुपरपोजिशन थ्योरम का कहना क्या था, एक एक करके करो। तो अभी हमने 10 वोल्ट के हिसाब से इसमें जो भी 4 ओम वाले में जो भी करंट जा रहा था वो सपोज हमने निकाल लिया I1। अब क्या कहता है कि जिसको आपने, अब दोबारा से प्रोसेस शुरू करो, मतलब अब क्या करो, 10 वोल्ट को हटा दो। तो जब 10 वोल्ट को हटाओगे तो वोल्टेज, मतलब ये वोल्ट हटा रहे हो, वोल्ट का मतलब है कि ईएमएफ हटा रहे हो, तो ईएमएफ हटाने का मतलब है वोल्टेज सोर्स को हटा रहे हो, लेकिन सिंपल वायर से उसको कनेक्ट भी कर दो। तो जब आप इस 10 वोल्ट को हटा के इन दोनों को एक सिंपल वायर से ऐसे कनेक्ट कर दोगे और फिर इसमें कैलकुलेशन लगाओगे और इसको एक्टिवेट कर दोगे, तब इसमें कैलकुलेशन KCL वगैरह लगा के इसमें कैलकुलेशन से आप अपना एक करंट निकाल लोगे, सपोज I2। फिर मान लीजिए यहाँ और जोड़े होते, तो मैंने क्या कहा है आपसे, एक एक करके एक्टिवेट कीजिए, बाकी सबको डीएक्टिवेट। तो जब हम 10 वोल्ट के हिसाब से, जब हमने, एक बार दोबारा सुनिए, जब हमने 10 वोल्ट को एक्टिवेट किया और इसको डीएक्टिवेट किया, तो ये क्या था, करंट सोर्स। तो करंट सोर्स वाले लूप को ही हटा देना होता है, क्योंकि वो करंट ही फ्लो नहीं करेगा। तो ये पूरा मैंने हटाने को बोला आपको, तो बस इतना सा बचा। लेकिन जब हम वोल्टेज वाले को हटाएंगे, मतलब इस वाले को हटाएंगे और इसको एक्टिवेट करेंगे, तो इसको हटाने के साथ साथ मैंने क्या बताया, आप इसको कनेक्ट करोगे एक सिंपल वायर से। मैंने रेजिस्टेंस बना दिया गलती से, एक वायर से कनेक्ट करोगे। तो इससे कनेक्ट करने के बाद में फिर हम इसमें I2 निकाल लेंगे, जो भी आएगा। अभी दो ही हैं तो ये दोनों आ गए। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि एक एक करके जो भी हम मीडियम में ये निकाल रहे हैं,
तो जो टोटल करंट होगा, अब मान लीजिए तो इन दोनों का टोटल करंट कितना आ गया, I1 प्लस I2, तो ये बराबर होगा हमेशा। अब देखिए ये जो I1 I2 निकाला है वो हमने एक एक करके निकाला है कि पहले इसको एक्टिवेट किया, इसको डीएक्टिवेट, फिर इसको एक्टिवेट, इसको डीएक्टिवेट करके अलग अलग। अब अगर हम सुपरपोजिशन ना लगाएं, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड। तो जो हमने पिछली क्लास में सीखा था उसके थ्रू अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा। तो इसमें से अगर आई करंट फ्लो होके जा रहा है तो ये है टोटल करंट आई, और ये कब है, इंडिविजुअली अलग अलग निकाला है। तो सुपरपोजिशन यही कहता है कि डायरेक्ट मेथड से निकाला गया आई बराबर होगा सुपरपोजिशन से जो निकाला गया। सुपरपोजिशन का क्या कहना है कि एक को एक्टिवेट करके निकालो, फिर दूसरे को एक्टिवेट करके निकालो, उन दोनों के इंडिविजुअल सम के बराबर होगा। यही है सुपरपोजिशन। एक बार शॉर्ट में दोबारा समझाता हूँ। सुपरपोजिशन थ्योरम देखिए, पहले तो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है कि भाई इस वाले में आपसे कहा जाए कि आई करंट निकालो, ठीक है, तो मैं अभी अभी जस्ट निकाल के भी दिखाऊंगा। तो आई करंट आपको निकालना आ जाएगा कि करंट इस 4 ओम वाले रेजिस्टेंस में से कितना जा रहा है, लेकिन वो मेथड होगा किरचॉफ लॉ वाले और डायरेक्ट मेथड होगा। अब ये आपको लग रहा होगा कि डायरेक्ट मेथड से जब कर सकते हैं तो ये सुपरपोजिशन क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा एक नेटवर्क बना दूं मैं, और बहुत सारे रेजिस्टेंसेज और वोल्ट मीटर और ये एम्पियर वाला, तो वहाँ पे डायरेक्ट मेथड जो होगा, जो इस क्वेश्चन के लिए तो आपको इजी लगेगा, लेकिन जब वो मल्टीपल डायग्राम, जब मल्टीपल चीज़ें यहाँ आ जाती हैं तो वहाँ डायरेक्ट मेथड लगा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वहाँ सुपरपोजिशन ही काम आता है। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे थे कि सुपरपोजिशन क्या कहता है कि पहले एक को एक्टिवेट करो, बाकी सबको डीएक्टिवेट। तो 10 वोल्ट को हमने एक्टिवेट किया, तो दूसरा यहाँ पे ऐसा कौन है, 1 एम्पियर, यानी कि जो ये करंट सोर्स है। तो करंट सोर्स को जब हम डीएक्टिवेट करते हैं तो सिर्फ उसी को डीएक्टिवेट नहीं करते बल्कि उसका पूरा लूप हटा देते हैं। तो ये पूरा लूप हटाने का मतलब ये मतलब हटा देना, मतलब ये वाला हिस्सा हट जाएगा, और फिर इसमें हम केसीएल लगा के एक करंट निकाल लेंगे, सपोज I1। फिर क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि अब जब जिसको आपने एक्टिवेट किया था अब उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए। तो इसको जब डीएक्टिवेट करेंगे तो ये एक वोल्टेज सोर्स है, और वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने का मतलब है उसको शॉर्ट सर्किट कर दो, मतलब एक डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर दो और इसको हटा दो, लूप नहीं हटाना है इस बार। और फिर हम इसमें केसीएल लगाएंगे और I2 करंट निकालेंगे। तो ये क्या आ गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने हमें दे दिया I1 प्लस I2। और जो डायरेक्ट मेथड से हम I निकालेंगे तो सुपरपोजिशन कहता है कि ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं एक बार स्टेटमेंट और दिखा देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे। देखिए इसकी स्टेटमेंट है, द सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स, आप पेपर उठा के देख लीजिए, लगभग हर पेपर में जो इस चैप्टर की थ्योरम्स हैं वो एक ना एक पूछी जरूर जाती है, और विद स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट आपको रटनी पड़ेंगी अच्छे से ताकि वहाँ गलतियाँ ना हो, और फिर उसके प्रूफ भी देने हैं आपको। स्टेट एंड प्रूफ कंप्लीट क्वेश्चन आता है। तो द सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स दैट इन एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क। अच्छा, इसका मतलब क्या है, हालांकि अगर आप इसमें से लीनियर वर्ड हटा देंगे तो थ्योरम का मतलब ही चेंज हो जाएगा। तो हम जो v इज इक्वल टू आई आर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबकी पावर क्या है, 1 1 है, मतलब v और i की पावर क्या है, 1 है। अगर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, तो अब ये लीनियर नहीं रही। तो जब हम वोल्टेज को निकालेंगे तो सुपरपोजिशन के हिसाब से V1 प्लस B2 प्लस B3 एंड सो ऑन इक्वल रहेगा। अगर आप करंट को निकाल रहे हैं तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ये सेम रहेगा। लेकिन अगर पावर को निकाल रहे हैं इंडिविजुअली, P1 प्लस P2 प्लस P3, ये P1 P2 P3 I1 I2 I3 का मतलब क्या है, ये मैंने आपको ऊपर समझा दिया है कि जितने ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज जुड़े होंगे, एक को एक्टिवेट करो, बाकी सारे को डीएक्टिवेट करने के बाद में इंडिविजुअली जब हम उनको निकालते हैं तो वो डायरेक्ट मेथड से जो निकाला होगा उसके सम के बराबर होगा। वहीं अगर पावर की बात करें तो पावर क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। तो P1 P2 मतलब एक को एक्टिवेट किया जैसे वोल्टेज सोर्स को, और बाकी सबको डीएक्टिवेट करके पावर P1 निकाल ली। फिर वोल्टेज सोर्स को हटा के एम्पियर सोर्स मतलब ये करंट सोर्स को एक्टिवेट कर दिया, और फिर इसमें पावर निकाली, तो वो मान लीजिए P2 आई। तो हमने ये देखने को मिलता है कि पावर वाले चीज़ के अंदर ये चीज़ नॉट इक्वल टू आती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, पता नहीं आधा अधूरा दे रखा है, कुछ प्रॉपर
पता नहीं कैसे सिलेबस इन लोगों ने डिज़ाइन किया है, न्यूमेरिकल भी उतने अच्छे से नहीं दिए हैं। तो अगर देखा जाए तो ये टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बड़ा टॉपिक था ये, हालांकि सिलेबस के हिसाब से ही मैं थोड़ा थोड़ा ही करा रहा हूँ। तो पावर वाली चीज़ इन्होंने बताई नहीं है कहीं पे भी आपके पेपर में। तो ये लीनियर वर्ड इसीलिए कनेक्टेड है स्टैंडर्ड सुपरपोजिशन थ्योरम में, क्योंकि ये थ्योरम काम करती है सिर्फ और सिर्फ वी और आई के लिए एक तरह से। अब जैसे देखा जाए तो पावर के लिए भी हो सकती थी, मतलब अगर आप सिर्फ लीनियर ना लिखो यहाँ पे और एनी बाइलेटरल कर दोगे तो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, क्योंकि पावर में क्वाड्रेटिक है और पावर में ये काम नहीं करती है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो लीनियर का मतलब समझ आ गया होगा कि करंट और वी के लिए एक तरह से जो लीनियर रिलेशन होल्ड करते हैं। तो क्या कहती है थ्योरम, इन एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, और उस नेटवर्क में क्या है, कंटेनिंग वन और मोर देन सोर्स ईएमएफ। अब वो सोर्स ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब वोल्टेज का भी हो सकता है या फिर करंट का भी हो सकता है। तो एक से ज़्यादा ईएमएफ और करंट अगर हैं, तो जो रिजल्टेंट करंट होगा या रिजल्टेंट वोल्टेज होगा इन एनी ब्रांच, वो किसके इक्वल होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स प्रोवाइडेड बाय ईच सोर्स एक्टिंग अलोन। ठीक है, जो चीज़ें मैंने ऊपर समझाई हैं वही लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट पता नहीं एग्जाम में स्टेटमेंट भी ठीक से नहीं लिख पाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि इसको आप थोड़ा सा अच्छे से 2-3 बार पढ़िए और स्टेटमेंट एज इट इज़ एग्जाम में लिख के आइए। अब आते हैं इसको समझते हैं। तो पहले हम लगाएंगे यहाँ डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड जो हमने पिछली क्लासेस में सीखा है, क्या है उस मेथड से, अच्छा अभी अभी सीखा है ये तो मैंने, कि ये क्या है आपका नोड 1 है। तो अभी भी मैंने क्या सिखाया था, थोड़ा सा बता देता हूँ, इस वाले डायग्राम से बताया था मैंने बहुत अच्छे से कि ये V1 है, और ये जो भी रेजिस्टेंस जुड़ा है उसके एंड पॉइंट पर देख लो कौन सा वोल्टेज है, उनका डिफरेंस अपॉन में Z1। बाकी ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से अभी अभी एक्सप्लेन की थी, वही चीज़ यहाँ यूज़ हो रही है। अब देखो ये क्वेश्चन है, साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्वेश्चन बिना नोडल एनालिसिस के ये थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा है, और ये चीज़ें आपकी बुक में हैं ही नहीं कहीं पे भी। तो सुपरपोजिशन आप खुद से भी पढ़ने जाओगे और न्यूमेरिकल करोगे तो होगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट ये चीज़ लिख रखी है, और ये चीज़ कहाँ से आई है कुछ भी हिंट नहीं दिया है आपकी बुक्स में। तो यहाँ देखते हैं नोडल एनालिसिस पढ़ने से क्या होगा। देखो ये V1 है, और ये क्या है 10 वोल्टेज है, और किससे कनेक्ट है 2 ओम से, और ये हमारा जंक्शन है। तो V1 -10 और कितना रेजिस्टेंस है 2, तो V1 -10 अपॉन में 2। इसी तरह से इस B1 से और कौन कनेक्ट है, तो इस B1 से ये 4 ओम कनेक्ट है। नीचे कौन है, अर्थ, तो B1 -0 अपॉन 4, तो B1 -0 अपॉन 4। फिर देखिए यहाँ पे क्या आ गया, करंट सोर्स आ गया। तो मैंने आपको ऊपर समझाया था करंट सोर्स आ जाता है तो इस रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे, और जो भी करंट है तो ये कैसा करंट होगा, यहाँ इनकमिंग होगा, और इनकमिंग है तो नोडल एनालिसिस में हम इनकमिंग करंट को नेगेटिव दिखाते हैं, यानी कि -1। तो ये -1 आपको समझ आ गया होगा। तो बिना नोडल एनालिसिस के ये क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकते थे हम लोग। इसको सॉल्व किया तो यहाँ से V1 की वैल्यू 8 वोल्ट आ गई। अब देखिए यहाँ हमें क्या पता करना है, करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आने वाला जो करंट है वो सपोज I है, तो V अपॉन आर। तो V की वैल्यू अभी अभी निकाली है 8 वोल्ट, तो I का फॉर्मूला क्या हो गया, V अपॉन आर, और R कितना है 4 ओम। सॉल्व किया तो 2 एम्पियर करंट आ गया। तो हमें डायरेक्ट पता लग गया, मतलब हमने अभी सुपरपोजिशन नहीं लगाया, डायरेक्ट मेथड लगाया है, और उससे हमें यहाँ इस वाले वायर में फ्लो होने वाला करंट, पूरे देखो पूरे सर्किट को हमने यूज़ किया है, मतलब इसको 10 वोल्ट वाले को भी और 1 एम्पियर वाले को भी। तो डायरेक्ट मेथड से इस वाले वायर में कितना करंट जा रहा है, वो है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। अब सुपरपोजिशन क्या कहता है, सुपरपोजिशन कहता है कि अब आप एक एक करके निकालो। पहले जैसे इसको एक्टिवेट करो और इसको डीएक्टिवेट, और एक्टिव और डीएक्टिवेट कैसे करते हैं उस पर मैंने बहुत अच्छे से बहुत टाइम लगा दिया है इस टॉपिक पे अभी, तो वो आपको याद रहना चाहिए। तो अब हम करते हैं सुपरपोजिशन लगाते हैं। सुपरपोजिशन क्या कहता है कि एक को एक्टिवेट करो। तो हमने क्या किया कि 20 वोल्ट वाला जो है, जो भी वाइल कंसिडरिंग 20 वोल्ट, एक सेकेंड, 5 एम्पियर करंट सोर्स इज रिप्लेस बाई ओपन सर्किट। हमने क्या किया, इसको आप छोड़ो, ये 20 वोल्ट वगैरह, आप इसको बस ऐसे समझिए कि ये जो भी सर्किट था उसमें मैंने 10 वोल्ट को एक्टिवेट रखा है और इस वाले को हटा दिया। तो जब करंट वाले को हटाते हैं तो मैंने आपको ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसका पूरा लूप ही हटा देते हैं। तो पूरा लूप हटाने का मतलब है
कि ये कनेक्टेड ही नहीं है आपस में, और जब कनेक्ट ही नहीं है तो यहाँ आगे करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि करंट जिस बैटरी से जितना निकलता है उतना ही वापस आपको एंटर भी कराना पड़ता है। तो आप खुद सोचिए, यहाँ से कोई करंट जैसे निकल के गया, सपोज I1 करंट गया, तो यहाँ ये वायर जब आगे कनेक्टेड ही नहीं है तो ये I1 करंट वहाँ जाएगा ही नहीं, वो सीधा का सीधा पूरा का पूरा इधर कनेक्ट हो, मतलब ये वायर इससे कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है। अगर इनके बीच में कुछ रिलेशन होता तो ये I1 करंट यहाँ बट जाता, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं है तो ये I1 करंट वहाँ जाएगा ही नहीं, और सीधा ये इधर वापस आ जाएगा, और इधर वापस आके इधर वापस होके इस बैटरी में पूरा I1 चला जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये पूरा ही हट जाएगा, वैसे जब मैं पढ़ाता हूँ तो फिर ये पूरा ही हटा देता हूँ जब करंट सोर्स हटाना होता है। तो ये हट गया, बस ये बचा। तो अब इसमें कैलकुलेशन कर लीजिए, कैसे कैलकुलेशन करें, सिंपल जंक्शन लॉ लगा दीजिए। कैसे, देखो ये 10 वोल्ट की कौन सी बैटरी है, पॉजिटिव, तो यहाँ से स्टार्ट हुए तो प्लस का 10, फिर ये 2I1 रजिस्टेंस है तो नेगेटिव, तो देखो माइनस का, अच्छा इन्होंने वही बुक का थोड़ा लफड़ा रहता है अलग अलग, चलो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो हम क्या लिखेंगे, पहले प्लस का 10, फिर ऊपर जाके चले, ये रेजिस्टेंस है ये खर्च कर रहा है तो माइनस का 2I1, फिर इधर आए तो माइनस का ये 4I1 और इक्वल टू में 0। इस इक्वेशन में अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑटोमेटिकली वो यही बन जाएगी, ठीक है, वही बुक्स का थोड़ा फर्क होने की वजह से ऐसा होता है। तो इसको सॉल्व किया तो I1 डैश, मतलब मैंने I1 लिया है तो इन्होंने I1 डैश ले लिया है, कोई बात नहीं। तो I1 डैश की वैल्यू आ रही है 5/3 एम्पेयर। ये कब आ रही है, लेकिन जब मैंने इस वाले वोल्टेज या सोर्स को एक्टिवेट रखा है और करंट सोर्स को डीएक्टिवेट कर दिया है, तो एक करंट आ गया इसके अंदर। अब हमें अब क्या करना है, उल्टा करना है। अब इधर शॉर्ट सर्किट कराएंगे, तो शॉर्ट सर्किट कराने का मतलब लूप हटाना नहीं होता, उसको हटा के एक सिंपल वायर से कनेक्ट कर दो। तो देखो उसको हटा दिया और एक सिंपल वायर से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ जो पहले से चीज थी, अब ये फिगर तो तब था ना जब करंट सोर्स को डीएक्टिवेट किया था, तो हमें तो मेन फिगर ये देखना है। तो इसको हटा दिया मैंने, बाकी का फिगर एज इट इज कॉपी कर दो। तो देखो ये एज इट इज कॉपी हो गया। अब इसमें देखिए लूप लगाइए, वही लूप लॉ, मतलब KCL और KVL के हिसाब से। तो इस बार मान लेते हैं कि इसमें कितना करंट जा रहा है, I1 डबल डैश। तो कैसे लगाएंगे, I1 डबल डैश, करंट डिवीजन मेथड आपको याद होना चाहिए, क्या होता है ये करंट डिवीजन, एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा, ये जो मैंने बताया था करंट डिवाइडर वाला फॉर्मूला, I2 इक्वल टू IS और R1 अपन में R1 प्लस R2, तो इसीलिए मैंने ये बताए थे कि ये थोड़ा बहुत बार यूज होगा, तो इनका डायग्राम आप अच्छे से समझ लीजिए, और ये फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, वो जिसको हम करंट डिवाइडर मेथड बोलते हैं। तो वो फॉर्मूला आप जब PDF या क्वेश्चन कॉपी पे कर रहे होंगे, अभी मुझे पेज ऊपर नीचे बार बार स्वैप करना पड़ रहा है, आप जब अपनी कॉपी पे करेंगे तो आपको डायग्राम से ये समझ आएगा कि यहाँ पे जब हम करंट डिवाइडर एक्शन रूल लगाएंगे तो I1 डबल डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 2/6 एम्पियर। अब आप सोचो, ये सुपरपोजिशन से लगा रहे हैं, एक को एक्टिवेट करके दूसरे को डीएक्टिवेट करके, तो I1 डबल डैश आ गया, वो कितना आया 2/6 एम्पियर, और I1 डैश कितना आया था 5/3, तो टोटल कितना हो गया 2 एम्पियर, और जो डायरेक्ट मेथड था वो भी कितना था 2 एम्पियर। तो ये प्रूफ हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। अब एक चीज थोड़ा ध्यान देने वाली समझते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम आप चाहे इंटरनेट पे टाइप करो या चाहे कहीं भी टाइप करो, मैंने बहुत टाइम इस पे लगाया, और सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रूफ कहीं पे भी नहीं मिलता है। ये बस एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, ये कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो है, किसी भी एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में हम काम कर रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा EMF या करंट सोर्सेस हैं तो एक एक करके एक्टिंग अलोन, मतलब इंडिविजुअली उनका हम करंट या EMF निकाल लेंगे, जैसे करंट निकाल लेंगे, और जो डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे वो उसके इक्वल होगा। बस ये लिखा हुआ है। इसका प्रूफ जो है, प्रूफ के नाम पे क्या करते हैं सारी बुक्स में कि एक न्यूमेरिकल दे देते हैं, जैसे यही वाला न्यूमेरिकल दे देंगे कि ऐसे ही, मतलब मल्टीपल अलग अलग ऑथर अपने अपना एग्जाम्पल दे देते हैं, तो कि ये प्रूफ हो गया डायरेक्ट मेथड से ये 2 एम्पियर आ रहा है, और सुपर पोजिशन से ऐड करने पे भी 2 एम्पियर, और हैंस प्रूफ लिख देते हैं। बहुत बुक देख ली मैंने इंटरनेट पे भी, और जो मेरे पास भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें भी ज़्यादातर में यही किया गया है। फिर मैंने जब आपकी इग्नू की बुक देखी तो उसमें प्रूफ है, अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा सा याद नहीं हो सकता। तो मैंने जैसे पिछले साल भी कुछ बच्चों को पढ़ाया था, तो उन लोगों ने भी क्या किया था कि मतलब एक दो की कॉपी देखी थी, स्टेटमेंट लिखते हैं और वो भी एक एग्जाम्पल ही दे के आ रहे थे, जैसे कि ऊपर वाला एग्जाम्पल दे दो कि भाई
डायरेक्ट मेथड से भी इसका आंसर 2 एम्पियर है और सुपरपोजिशन लगाने के बाद भी 2 एम्पियर है और स्टेटमेंट लिख दो। लेकिन इग्नू की बुक जब मैंने खोल के देखी तो उसमें इसका प्रूफ दिया गया है और वो प्रूफ थोड़ा सा इस तरह का है। तो मैं इसको समझा देता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये टफ है, समझा देता हूँ। एग्जाम में आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इन चीज़ों को रट सकते हैं तो स्टेटमेंट ये है, प्रूफ ये है इसका। और अगर चाहें तो स्टेटमेंट के साथ में आप एग्जाम्पल जो यूपर दिया गया है तो वी ऑप्टेन आप ऐसे लिख सकते हैं कि हैंस सुपरपोजिशन थ्योरम इज प्रूव्ड। ये डिपेंड करता है इग्नू के टीचर पे कि वो आपको मार्क्स देता है कि नहीं। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ जैसे बीटेक हो गया और डीयू हो गया, बीटेक के कोर्सेज में जब ये सिलेबस है तो वहाँ पे भी एग्जाम्पल चल जाता है इस पर्टिकुलर के लिए। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि ये आपकी इग्नू की बुक में ही सॉल्व है। क्या है कि मान लीजिए आपके पास एन नेटवर्क हैं और उसमें एल इंडिपेंडेंट लूप हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ये दो लूप थे, एक लूप ये था, एक ये था। तो अब वो इस तरह से हम तो, क्योंकि एन डायमेंशन थ्योरम का मतलब एक एक इन जनरल चीज़ तैयार करो, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे ये एन क्या कनेक्शंस ले लिए और बहुत सारे इसमें एल लूप ले लिए। तो लूप लेने के बाद हम क्या करते हैं, ये केसीएल लगाते हैं ना। ये देखो एक इक्वेशन ये बनेगी एक लूप से, फिर दूसरे लूप से दूसरी इक्वेशन, तीसरे लूप से तीसरी इक्वेशन। और वो कैसे बन रही है इक्वेशन कि पहले करंट और उसमें वोल्टेज, फिर करंट उसमें वोल्टेज, मतलब करंट और उसमें रेजिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रेजिस्टेंस लिखा Z11 और करंट लिखा I1। फिर उसी के साथ में मान लो दूसरा रेजिस्टेंस जुड़ा है तो उसमें कितना करंट जाएगा, Z12 I2, फिर Z13 I3। फिर ऐसे करके अगर L लूप बने हैं तो L के हिसाब से हमने सबको लिखा और वो उस लूप में कितना आंसर आएगा, E1 EMF सोर्स है सपोज। ठीक है, इसी तरह से दूसरे लूप में, ये थोड़ा सा समझ पाना, वैसे है तो इजी, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ आप इस इक्वेशन से देखो, इस 10 को, इन दोनों को अगर मैं राइट साइड में भेज दूँ तो क्या हो रहा है, 10 इज इक्वल टू 2I1 प्लस 4I1। तो देखो ये बैटरी थी, ये रेजिस्टेंस है, ये करंट है। तो ये बैटरी है तो इसको E1 नाम दे दो। फिर इक्वल टू में ये रेजिस्टेंस है तो Z11 नाम दे दो, ये करंट है तो I11 नाम दे दो या I1 दे दो नाम। ठीक है, फिर ये 4 है तो Z12 नाम दे दो, ये I1 है तो I1 नाम दे दो। ऐसे ही करके जो अगला लूप होगा उसमें E2 की इक्वेशन क्या बनेगी, Z1 या 21 I2 प्लस Z22 I2, ऐसे E3। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट इन जनरल लिख दी हैं कि ये Z मतलब रेजिस्टेंस, उसमें करंट का मल्टीप्लिकेशन, ये ऐसे करके L इक्वेशन बन जाएंगी। अब आप देखिए इन इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन बनी तो इससे हमने किस चीज़ की वैल्यू निकाली, I1 करंट की, फिर दूसरे वाले से I2 करंट। तो ऐसे ही करके इन सबको, क्योंकि ये एक कांस्टेंट नहीं है, मतलब वैल्यूज ऐसी लिखी गई हैं इन जनरल तरीके से, तो इनको सॉल्व करके वो कह रहा है कि जो इनका सॉल्यूशन होगा वो I1 करंट कुछ ऐसा मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये y11 इनको सॉल्व करके आया है, कोई एक वैल्यू आएगी इक्वेशन को इनको सॉल्व करके, I1 I2 जो वैल्यूज आएंगी वो कांस्टेंट को नाम दे दिया है y11 y12 ऐसे करके। तो मतलब I1 की वैल्यूज ये आ गई। तो अब आगे वही लिखना है कि इन I1 I2 को अगर हम ऐड करें, मतलब I1 प्लस I2 प्लस ऐसे करके I3, तो ये हमने क्या इंडिविजुअली निकालनी, किसको, एक को एक्टिवेट करके बाकी सबको डीएक्टिवेट। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं बाकी सबको डीएक्टिवेट कर दूं और E1 को एक्टिवेट रखूं तो I1 की वैल्यू क्या आ गई, Y11 E1। फिर E2 को एक्टिवेट कर दो, बाकी सबको डीएक्टिवेट कर दो तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Y22 E2। तो वो कह रहा है कि इन सबको मैं इंडिविजुअली ऐड करूं तो वो इक्वल टू कितना आएगा, I। तो ये जो लाइन लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है कि इन सब इक्वेशंस में से पहले अगर लूप 1 है सपोज तो उसमें हम सिर्फ इसको एक्टिवेट रखेंगे, बाकी सबको जीरो कर देंगे। फिर लूप 2 में इसको एक्टिवेट करेंगे, बाकी सबको जीरो। तो ऐसे करके जब सब हम सारे करंट को ऐड करेंगे तो वो डायरेक्ट मेथड के थ्रू जो निकल के आया होगा वो मेन करंट होगा। तो ये इसका प्रूफ है थियोरटिकल। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ रहा हूँ कि आप एग्जाम में इसका प्रूफ इस तरह से लिख के आएंगे या स्टेटमेंट के बाद में एक एग्जाम्पल दे देंगे, तो वो आपके ऊपर है। मोस्टली स्टूडेंट वैसे एग्जाम्पल दे के ही आते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। एग्जाम्पल थोड़ा सा लेंदी हो जाता है फिगर वगैरह बना के समझा के, और अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से रट सकते हैं और समझ के, वैसे तो मैंने समझा भी दिया है कि Z11 I1 क्या है, Z12, फिर इनको सॉल्व करके I1, फिर ये थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जो कि
सुपरपोजिशन की खुद की है, और एग्जाम्पल आपने अच्छे से समझा है तो ये चीज़ आएगी आपको समझ। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक चीज़ और मैंने नोटिस करी आपके एग्जाम में कि ये न्यूमेरिकल एक भी नहीं दे रहे हैं, मतलब इस टॉपिक पे सिंपल स्टेटमेंट एंड प्रूव, स्टेटमेंट एंड प्रूव, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है इस चैप्टर से। तो मैं भी ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं फोकस करा रहा हूँ फिर इस वजह से। तो फिर भी एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। लेकिन आगे की क्लासेस में जो इस तरह की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये वाली ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट क्या है, नोडल एनालिसिस क्या है, करंट डिवाइडर क्या है, वोल्टेज ये जरूर यूज़ होगा। तो इनको आप मत छोड़िए कि वरना वो टॉपिक समझ नहीं आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सुपरपोजिशन पे ही। और मेन मोटिव तो आप समझ गए होंगे। सुपरपोजिशन का कहना है कि एक मल्टीपल जो भी सोर्स हैं उसमें से एक सबको डीएक्टिवेट करके एक को एक्टिवेट करके चीज़ें निकालो, फिर दूसरे को, तीसरे को, और फिर उनका इंडिविजुअल सम डायरेक्ट मेथड से जो आएगा उसके इक्वल होगा। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं। कहता है फाइंड द करंट आई फॉर द सर्किट, ऑल रेजिस्टेंस आर मेजर्ड इन ओम। एक चीज़ और बताता हूँ, ये जब साइन इस तरह से बनाया गया बीच में प्लस माइनस करके ये 3i लिख दिया है, इसका मतलब है कि ये आपका एक तरह से पूरा वोल्टेज दे रखा है, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर। तो ये आई है, ये थोड़ा सा वही है, बार बार मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि सिलेबस में आपका चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की गई हैं, बस थोड़ा थोड़ा टॉपिक डाल दिया गया है। ये चीज़ देखोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो आप। वोल्ट मीटर एक चीज़ होती है, उसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस उसका खुद का होता है, तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस में से भी करंट पास होके जा रहा होता है। तो ये जो 3i लिखने का रीज़न है वो यही है। जैसे कि हमने ये 2 एम्पियर 2 ओम का एक रेजिस्टेंस अलग से जोड़ दिया, अब यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट है कि इस वोल्ट मीटर के अंदर ही एक रेजिस्टेंस है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो 3 ओम है, और उसमें से करंट आई फ्लो होके जा रहा है। तो यहाँ जो वोल्टेज बन गया वो 3i, तो ये पूरा वोल्टेज लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई क्या है, यहाँ पे आई है और आर की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये क्या है, एक वोल्टेज की रिप्रेजेंटेशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पहले तो ये देखिए क्या क्या है, तो ये वोल्ट मीटर की तरह है यहाँ पे, ठीक है, ये सोर्स नहीं है, ये सिर्फ मेजरमेंट कर रहा है। तो यहाँ कौन कौन है आपके पास, एक वोल्ट, ये है ईएमएफ, क्योंकि 16 वोल्ट लिखा है इससे पहचान हो रही है, और ये वो करंट सोर्स है। तो दो, एक या एक से मतलब एक से ज़्यादा हैं, तो हम यहाँ सुपर पोजिशन लगाएंगे। तो सुपर पोजिशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक को एक्टिवेट कीजिए, बाकी को डीएक्टिवेट। तो जब हम इसको हटाएंगे यहाँ से तो ये पूरी लाइन ही हट जाएगी एक तरह से। तो जब ये पूरी लाइन हट जाएगी मतलब ये हट गया, तो ये आपस में कनेक्शन रहेगा। हालांकि यहाँ लूप नहीं बन रहा था इस वाले का, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो सिर्फ हमने इसको हटा दिया, मतलब इनके आपस में कनेक्शंस को हटा दिया। तो करंट यहाँ से निकलेगा सीधा, ये आके वापस आ जाएगा। तो अब इस वाले में पहले डायग्राम में समझते हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया है, 16 वोल्ट को एक्टिवेट किया है और 7 एम्पियर को डीएक्टिवेट किया है। तो इसमें लूप वही रूल लगाइए जो किरचॉफ लॉ सिखाए थे। तो ये 16 वोल्ट है, तो 16 वोल्ट प्लस प्लस प्लेट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 16, फिर यहाँ पे माइनस का 3i1, फिर ये माइनस का 2i1, और ये जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये टोटल पहले से ही वोल्टेज की फॉर्म में ही दे रखा है 3i। इसको गलती से आप करंट मत मानना, मतलब कुछ स्टूडेंट को लग सकता है कि अच्छा ये i1 करंट है तो ये 3i1 करंट है, नहीं ऐसा नहीं है, ये एक वोल्टेज की फॉर्म दे रखी है। I इंटू आर फॉर्मूला होता है, तो I की जगह लिखा हुआ है i1, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 3 है। तो एक तरह से ये वोल्टेज ही दे रखा है। तो ये वोल्टेज की कौन सी प्लेट ऊपर है, तो यहाँ देखा जाए तो वोल्टेज की प्लस प्लेट ऊपर है। तो मैंने आपको ये अच्छे से समझाया था अपने हिसाब से जब बताया था कि जब हम प्लस से स्टार्ट करते हैं और बीच रास्ते में वही सेम प्लेट आ जाए तो साइन चेंज कर देते हैं, मतलब प्लस प्लेट है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 3i1, और ये वापस होके 16 वोल्ट पे आ जाएंगे तो इक्वल टू 0। तो ये मेरी तरह मैंने जो पढ़ाया था वो मेथड है, और अलग अलग बुक होने की वजह से यहाँ अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व किया तो i1 आ गया, i1 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि सुपरपोजिशन लॉ के हिसाब से इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। तो इसको, ये क्योंकि वोल्ट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, तो इसको डीएक्टिवेट करने का मतलब है इसको हटा दीजिए और एक सिंपल वायर से कनेक्ट कर दीजिए। तो ये देखिए सिंपल वायर से कनेक्ट कर दिया,
और यहाँ जो अमीटर था या करंट सोर्स था उसको एक्टिवेट कर दिया। तो अब इस फिगर में हम वो लगा के देखेंगे किरचॉफ लॉ। तो देखिए ये करंट कैसा है, इनकमिंग, नोडल एनालिसिस की तरह कर रहे हैं एक तरह से हम यहाँ पे। तो मैंने बताया ही है कि ये इनकमिंग है, तो इस बुक के हिसाब से यहाँ I2 इनकमिंग है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, -I2। फिर ये करंट देखो, ये करंट भी क्या है, यहाँ इनकमिंग है, तो ये देखो -7। फिर यहाँ करंट निकालना है, तो यहाँ वोल्टेज कितना है, VA। यहाँ ये क्या है, ये वोल्टेज है, मैंने बार बार बताया आपको। तो क्योंकि जब हम इस वाले केस में पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ से I1 करंट इंट्रोड्यूस कराया था, तो इसको I1 नाम दिया था। जब आप यहाँ I2 दे रहे हैं तो इसको I2 दीजिए। तो यहाँ वोल्टेज, ये याद होगा आपको, क्लास स्टार्ट हुई थी तब नोडल एनालिसिस बताया था। तो VA माइनस ये वोल्टेज और अपॉन में ये दोनों किससे कनेक्ट हैं, वो रेजिस्टेंस का डिवाइड, तो ये 2 ओम से कनेक्टेड है, तो 2 का डिवाइड। इसको सॉल्व किया तो यहाँ से I2 की वैल्यू आ गई, नहीं इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में, हाँ ये रही I2 की वैल्यू, ये I2 की वैल्यू है, ये I1 की वैल्यू है जो, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो वो कितना आ रहा है, 0.25 एम्पियर। तो बस यही था इस क्वेश्चन में। मतलब इससे भी ये करंट इसमें पास होकर जा रहा है, इससे भी, मतलब इस वाले में इस बैटरी की वजह से भी कुछ करंट जा रहा होगा 3i में, और इस करंट सोर्स की वजह से भी जा रहा होगा। तो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मेथड के हिसाब से यहाँ टोटल करंट कितना जा रहा है वो बताना था। तो पहले हमने इसको एक्टिवेट करके I1 निकाला 2 एम्पियर, और फिर इसको डीएक्टिवेट करके इसकी वजह से निकाला तो वो I2 आ गया, दोनों को ऐड कर दिया तो 0.25 करंट इस वाले, मतलब जो भी चीज़ यहाँ जुड़ी हुई है उससे इतना करंट पास होके जा रहा है। तो अब आप शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ डायरेक्ट मेथड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट मेथड, यहाँ तो ये चीज़ क्या थी, एक पढ़ाने का वो तरीका था कि सुपरपोजिशन है क्या, मतलब वो सही भी है कि नहीं, तो इसलिए उसको पहले डायरेक्ट मेथड से निकाल के दिखाया, फिर सुपरपोजिशन से, फिर दोनों सेम आ गए, तो मतलब प्रूव हो गया वो। लेकिन अब जो आगे की क्वेश्चन है वो तो एप्लीकेशन होगी ना, तो ये क्या है, सुपरपोजिशन की एक प्रिंसिपल का वो था, एग्जाम्पल था कि हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस वाले में अगर हम डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई करेंगे तो आएगा इतना ही, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बना दिया कि एकदम, जब आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है ना न्यूमेरिकल्स पे, ये तो दुर्भाग्य है कि आपकी बुक में है ही नहीं एग्जाम्पल्स, तो और ना ही एग्जाम में भी नहीं आ रहे, तो कोई बात नहीं। तो न्यूमेरिकल जब स्टूडेंट बहुत सारे करते हैं तो उनको ये चीज़ें बहुत इजी लगती हैं, एकदम इसको डीएक्टिवेट करो तो उनको ये अलग अलग फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, दिमाग में ही वो इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से करंट पास करा के फॉर्मूला लगा के आंसर्स तक आ जाते हैं उनके, मतलब 1-1 मिनट में, 2-2 मिनट में आंसर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि शुरुआती लेवल है और इग्नू की बुक्स में बहुत कम दिया हुआ है, तो इसलिए डायग्राम मैंने अलग से बना के और आपको यहाँ समझाया। तो टोटल ये करंट कितना आ गया, 0.25। तो आज की क्लास में इतना ही है। मेन अगर मैं एट द एंड, मतलब बिल्कुल कंक्लूजन बताऊं, तो इसमें सिर्फ आपको पढ़ना क्या है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है, और उसका जो प्रूफ है, प्रूफ के लिए आप या तो उसका एग्जाम्पल याद कर लो जो टॉपिक शुरू कराते टाइम पे बताया था, डायरेक्ट मेथड और बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, या फिर जो आपकी बुक में थियोरटिकल मेथड दिया है जो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है, ये वाला, इसको याद करके और उसको एग्जाम में आप लिख सकते हो। मैंने चेक किया है 5 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है अकेला, स्टेट एंड प्रूफ स्टेटमेंट, वो सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इसको कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।